हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेक्टर इन जस्ट वन शॉट। ये वीडियो वेक्टर की शॉर्टेस्ट वीडियो होने वाली है, आपको उसमें मजा आ जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको वेक्टर देख करके ना कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे बच्चे तो वेक्टर देख के ही डर जाते हैं, तो आज के बाद से आपको वेक्टर से प्यार हो जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे, बोलो सर मजा आ गया, और वेक्टर आपके दिमाग में बैठ चुके होंगे। तो बस यही कहूंगा कि हाँ, ये वीडियो ना वेक्टर की, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, आपके कहने पर ये वेक्टर बना रहा हूं। तो आप अगर चाहते हैं कि सर ये वीडियो और बनाइए, तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वही वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि चैनल आपका है, तो आप जो कहेंगे वही पोस्ट किया जाएगा। ठीक, तो अगर आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको ऐसा कंटेंट देने वाला हूं जो कम टाइम में बड़ा धमाका करेगा। ठीक, तो चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, वन शॉट वीडियो हो, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। धमाका होगा गाइज। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि एकदम आसान से आसान भाषा में जो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाए, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे जाना, अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से सर्च करेंगे आप, तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ इसकी आपको वहीं पर मिल जाएगी। लेकिन मैंने जो है ना बताऊं, तो लिंक भी इसकी दे दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कई बार लिंक काम नहीं करती है, तो आपको डायरेक्ट यहां पर मैनुअली सर्च कर लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर्स में फिजिकल क्वांटिटी की। तो देखो, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि भाई मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, पावर, फोर्स, वेलोसिटी, हम इन सभी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो सभी क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है? लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। क्लियर? और इनकी डायरेक्शन का कुछ मतलब भी होता है। एक बार समझो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अमाउंट। कोई भी चीज कितनी है उसको मैं मैग्नीट्यूड बोलता हूं। क्लियर है? तो जैसे मान के चलो, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास 10 kg प्लस 10 kg आलू हैं, ये दो आलू के थैले हैं, दो आलू के पैकेट हैं। अब अगर मैं इनको कहीं भी रख दूं, एक दूसरे को ऊपर रख दूं, एक को मैं लेफ्ट में दूसरे को राइट में रख दूं, दोनों को इकट्ठा रख दूं, तब ये जो 10 kg और 10 kg मिलकर हमेशा आंसर कितना आने वाला है? 20 kg आलू। लेकिन जरा सोचो, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि भाई जिनको अगर आप डायरेक्शन बदल देंगे तो उनका रिजल्ट बदल जाता है। जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये एक बॉडी है, इस पर 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं। ये दोनों जब इस डायरेक्शन में है तो इन दोनों का इकट्ठा फोर्स मिलकर के 20 न्यूटन हो जाता है। ये बॉडी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर एक 10 न्यूटन यहां से और दूसरे 10 न्यूटन की डायरेक्शन बदल दी जाए, तो आप ये देखेंगे ये अब बॉडी यहीं की यहीं रखी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बार आपने डायरेक्शन बदल दी तो रिजल्ट भी बदल जाएगा। और ये बॉडी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि इस बॉडी पर इस बार नेट फोर्स 0 न्यूटन का होगा। इस बार कितना था? 20 न्यूटन का। और जब कोई एंगल पे फोर्स लगाया जाएगा तो आप देखेंगे कि ना तो आंसर 0 न्यूटन आएगा और ना ही आंसर 20 न्यूटन आएगा। इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स के पास डायरेक्शन होती है। तो भाई ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती या जिनकी डायरेक्शन का मतलब नहीं होता, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जिनके पास डायरेक्शन होती है, जिनके डायरेक्शन में कुछ मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मास, डायरेक्शन में कोई मतलब ही नहीं होती है। चलिए, दूसरा टेम्परेचर, टाइम, इसके बाद स्पीड, इसके बाद डिस्टेंस। तो इन सभी क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन नहीं होती, तो हम इनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आगे हम बात करेंगे जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, इन सभी के बाद डायरेक्शन होती है, तो हम इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, उनकी भी हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए, तो अगर मुझे किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? तो हमेशा याद रखिए, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उस अल्फाबेट के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देता हूं। और वेक्टर का जो साइन होता है, ये होता है एरो। ये क्या एरो क्या है? ये एरो है वेक्टर साइन। थोड़ा सा बड़ा एरो मैंने बना दिया यहां पे, तो देखिए जरा। तो मान के चलो कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसको मैंने दिखा दिया ए वेक्टर। ये फोर्स वेक्टर भी हो सकता था, वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता था। तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अब देखो, अब ये तो हो गया। बुक्स में आपको ना वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि एरो से ना दिखाया जाए, ये ऐसे दिखा देते हैं। किसी भी अल्फाबेट को बोल्ड करके बता दिया तो बुक्स में ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अभी हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। तो देखो, बेसिकली क्या होता है कि अगर मुझे स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना हो, जैसे कि मास,
या टेम्परेचर, तो मैं उनको नॉर्मली ऐड कर लेता हूं, जैसे बचपन से ऐड करता चला आ रहा था। ठीक है, प्लस का है तो प्लस, माइनस का तो माइनस, तो इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन को हम बेसिकली स्केलर एडिशन ही बोलते हैं, स्केलर। लेकिन दूसरा जो एडिशन होता है ये होता है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन लेते हैं, जैसे कि ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो मैं इन दोनों को पॉजिटिव साइन ले सकता हूं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जो राइट में जा रहा है उसको प्लस ले लिया, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस ले लिया। लेकिन अगर एंगल पे होगा तो क्या करेंगे, तो हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखो मैं आपको यहां पे बता देता हूं बेसिक लॉ क्या होते हैं कि अगर दो क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है तो मैं उसको सिंपल ऐड कर दूंगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है एकदम ऑपोजिट तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है तो उन दोनों का रिजल्ट मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या, √a² + b² + 2ab cos थीटा, तब जाकर के आपको किसी रैंडम एंगल पे रिजल्ट मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बताता हूं कि एक फोर्स ये 10 न्यूटन है और दूसरा फोर्स ये भी 10 न्यूटन है। क्लियर, ये दोनों 10 न्यूटन के फोर्सेस हैं। तो अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कि इन दोनों का मिलकर के कितना फोर्स बनेगा, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है इन दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट फोर्स में निकालूंगा यहां पर, ये देखिए जरा, 10² मतलब a² + b² + 2 × a × b × cos थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आप यहां से देखेंगे ये कितना हो गया, ये देखो ये हो गया 100 प्लस ये भी हो गया 100 प्लस ये हो गया आपके पास 200 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहां से कैंसिल, तो F = आ गया √300। और यहां से आप ये देखेंगे कि भाई फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी √300 का मतलब होता है अप्रॉक्स 17.2 न्यूटन। तो यहां से जो फोर्स है वो कितना निकल के आ गया 17.2 न्यूटन। याद रखिए मैं आपको गोल्डन टिप देता हूं कि कभी भी कोई वेक्टर एंगल पे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट ये मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम के बीच में जाता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। जैसे अगर मैं इन दोनों का मिनिमम निकालूं तो 10 - 10 0 होगा, और अगर मैक्सिमम निकालूं तो 10 + 10 20 होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो 0 to 20 न्यूटन के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर है, सेम डायरेक्शन में तो 20, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो 0, और अगर एंगल बन रहा है तो रिजल्ट इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम वेक्टर को ऐड करते हैं और उनका रिजल्टेंट ढूंढते हैं। अगर मैं बात करूं कि वेक्टर एडिशन के कितने लॉ होते हैं, कितने रूल्स होते हैं वेक्टर एडिशन के, तो देखिए जरा, वेक्टर को हम 2-3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। 3 मेथड होते हैं वेक्टर एडिशन के। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो 2 मेथड हैं, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ये होते हैं 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। 2 वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो आप या तो ट्राइंगल लॉ लगाएंगे या पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल वेक्टर को ऐड करना है, मल्टीपल वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है तो आपको पॉलीगॉन लॉ लगाना पड़ेगा। देखो ये बेसिकली मेथड है। चलिए अब इन मेथड में होता क्या है, पहली चीज समझ लो कि आप कोई मेथड यूज करें, चाहे ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ, आपका आंसर सेम आने वाला है। क्योंकि अगर मैंने आपसे कहा 10 + 10 ऐड करके बताओ, आपने कहा सर 20 न्यूटन हो गया, तो आप किसी भी मेथड से करोगे आंसर तो सेम आएगा ना। बात समझ में आ रही है ना, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो बस यही चीज है, चाहे ट्राइंगल लॉ यूज करो चाहे पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, आंसर हमेशा कैसा आएगा, सेम। अच्छा मैंने आपको बताया कि जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ है यही सबसे ज्यादा आपके सिलेबस में है, आपको इन दोनों पर ही अपनी अच्छी कमांड बनानी है। चलिए जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो एरो से, ठीक, तो इस एरो में ये जो पीछे वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं टेल और आगे वाले को हम बोलते हैं हेड। तो जैसे मान के चलो, हर चीज को दिखाने के कुछ तरीके होते हैं। हाँ, तो जैसे मान के चलो कि अगर मुझे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है तो मैं 2 वेक्टर को, जैसे मान के चलो मुझसे कहा कि सर ये जो है ना, ये इस वेक्टर को नाम दिया मैंने ए वेक्टर और इस वेक्टर को नाम दिया मैंने, ये नाम दिया मैंने बी वेक्टर। अब मुझसे कह दिया ये कुछ भी हो सकते हैं, फोर्स हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकते हैं, लेकिन मुझसे कह दिया कि आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो मुझे, जैसे मान के चलो 10 + 10 को मुझे ऐड करना था बचपन में, तो मैं ऐसे लिखता था हर बार 10 + 10 या फिर 10 + 10। तो ये रूल होते हैं कुछ लिखने के, है कि नहीं। इसी तरीके से अगर मुझे वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो जिस लॉ से मैं ऐड करता हूं ठीक उस लॉ का रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं। तो अगर मुझे 2 वेक्टर को ट्राइंगल लॉ से ऐड करना होता है तो ट्राइंगल लॉ में ना एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से जोड़ते हैं। जैसे कि अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करूंगा कि यहां पर देखो, ये ए वेक्टर
ये हो गया, और ये बी वेक्टर। तो आप देखेंगे भाई इसका हेड और इसकी टेल हमने यहां पे कनेक्ट कर दी, तो इस तरह से हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जैसे मान के चलो आपने क्या सीखा कि 10 और 10 जिनको ऐड करना होता था आपने उनको ऊपर लिख दिया, और जो रिजल्ट आया वो आप उसको 2 लाइन करके ऐसे बचपन में नहीं लिखते थे, तो आपने कहा सर ये तो 20 न्यूटन, तो जो इन 2 लाइन के बीच में लिखा होता था हम जानते थे हाँ भाई यही आंसर है। इसी तरीके से बस में ऐसा होता है कि जब आप 2 वेक्टर को ऐड करते हो तो जो आंसर जो रिजल्टेंट होता है वो आप इनको इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हो। जैसे कि ये जा रहा है कुछ ऐसे, इस ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, सी वेक्टर ऐसे, हाँ, और रिजल्ट कैसे जाएगा, रिजल्ट इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्ट हमेशा कैसे दिखाया जाएगा, ट्रायंगल लॉ में ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। लेकिन अगर मुझे पैरेललोग्राम लॉ से दोनों को ऐड करना है, देखो आंसर वही आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है तो सिंपल ऐड हो जाएगा, 180 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री है तो ये वाला cos 90 का रेंज 0 हो जाएगा। समझे? तो आप चाहे ट्रायंगल लॉ यूज करें चाहे पैरेललोग्राम लॉ यूज करें, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन दिखाने का तरीका क्या है कि भाई पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, टेल टू टेल, दोनों वेक्टर की टेल से टेल कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये हो गया आपके पास ए वेक्टर, और यहां पर मैंने लिख दिया कोई बी वेक्टर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, अब रिजल्टेंट कहां से जाएगा, तो यहां पे ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट जाता है इन दोनों के बीच में से। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही आंसर आएगा। तो यहां पे हमने इसको बड़ा दिखा दिया, ये हो गया आर वेक्टर। तो ये इन दोनों का ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और ये कर दिया मैंने, ये डैश लगा के, तो मैंने इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बनाने की कोशिश कर दी। समझ गए? तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ को दिखाने का तरीका। डेरिवेशन होते हैं बाद में करेंगे, इनको सेपरेट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। क्लियर नाउ? तो ये हो गए मेथड। पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ में अगर मल्टीपल वेक्टर होते हैं तो हम इसको ऐसे ऐसे ऐड कर देते हैं। देखो जरा, तो अगर ये मैं लिख दिया ए वेक्टर, हाँ, उसके बाद ये हो गया मान के चलो बी वेक्टर, इसके बाद ये हो गया मान के चलो सी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ में भी क्या होता है, टेल टू हेड कनेक्ट करते हैं, टेल टू हेड कनेक्ट करते हैं। याद रखेंगे आप इसको। क्लियर नाउ? तो पॉलीगॉन लॉ में रिजल्टेंट कैसे दिखाएंगे, तो जैसे आपने ट्रायंगल लॉ में किया था। देखो ये तीनों जा रहे हैं, इनकी चक्की ऐसे चल रही है और इसकी चक्की चल जाएगी इन दोनों के, इन सब के ऑपोजिट। तो इस तरह से हम इन सभी लॉज को लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर सबसे सेम आता है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली वेक्टर जो है ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वेक्टर हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई वेक्टर का पहला टाइप होता है इक्वल वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर का सब कुछ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम ऐसे वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर। एवरीथिंग सेम, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना तो देखो एक एक लाइन की डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। तो भाई जिन वेक्टर का सब कुछ सेम है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये ब्लू कलर से दिखाया मैंने, तो जिन वेक्टर का सब कुछ सेम है, लेट्स से ए वेक्टर और बी वेक्टर डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम इसको बोलते हैं भाई ये क्या है, ये इक्वल वेक्टर हैं। एक्चुअल में जो एरो का साइज होता है ये मैग्नीट्यूड बताता है। चलिए नाउ अगर बात करूं नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, जिन वेक्टर के मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट है, तो उन वेक्टर को बोलता हूं नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि ये वेक्टर, ये क्या है, ये नेगेटिव वेक्टर है। क्लियर हुआ? नाउ आगे हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर। तो भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे मान के चलो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये दो पार्टिकल हैं, मेरे पास ये दो पार्टिकल हैं, ये हो गया मेरे पास एक पार्टिकल और ये हो गया मेरे पास दूसरा पार्टिकल। तो इसको मैं नाम दे दिया लेट्स से P1 और इसको नाम दे दिया P2। तो अगर मुझे ओरिजिन से इस P1 की डायरेक्शन बतानी है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे बताऊंगा, इसको बोलूंगा R1 वेक्टर। क्या बोलूंगा? R1 वेक्टर। ठीक, मतलब ओरिजिन से इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, R1, और अगर इसकी पोजीशन बतानी तो मैं इसको बोलूंगा R2 वेक्टर। क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर क्या करते हैं, ओरिजिन से पोजीशन बताते हैं किसी भी पार्टिकल की। ठीक, वो पार्टिकल रेस्ट भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। नाउ अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो होते हैं जो
दो पोजीशन में चेंज बताते हैं। जैसे मान के चलो कि भाई ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका r1 और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2। तो अगर मैं बात करूं भाई यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई, मैं उसको क्या लिखूंगा, पहले r1 पे था अब r2 पे था, तो मैं कहां से कहां पहुंचा, r1 से r2 पे पहुंच गया। कहां से कहां पहुंच गया, r1 से r2 पे पहुंच गया, तो उसको लिखूंगा r12 वेक्टर। तो देखो पहले कहां था, इनिशियली मैं यहां पे था, ये क्या है इनिशियल पॉइंट, और फाइनली कहां पहुंच गया, मैं यहां पहुंच गया। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो r12 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो 1 क्या है इनिशियल, 2 क्या है फाइनल, तो हमेशा क्या हो जाएगा r2 माइनस r1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो कभी भी r21 वेक्टर लिखाओ, r12 वेक्टर लिखाओ, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से। नाउ क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे कि नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। अब फ्री वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर में कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअल में फ्री वेक्टर का, जो ये कहता है कि भाई आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड को बदले बिना और उसकी डायरेक्शन को बदले बिना शिफ्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप किसी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन को बदले बिना शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वेक्टर यहां रखा हुआ है और आप चाहें तो इस वेक्टर को यहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, जैसे मान के चलो अगर कोई वेक्टर यहां रखा हुआ है तो आप चाहें तो इस वेक्टर को यहां भी रख सकते हैं, यहां से यहां, इसकी डायरेक्शन नहीं बदली। आप इस वेक्टर को यहां भी रख सकते हैं, आपने इसकी डायरेक्शन नहीं बदली। तो एक्चुअल में फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप किसी वेक्टर को, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, आप इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। चलिए नाउ तो ये जो फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली एंगल बताने का काम ज्यादा आता है। एंगल बताने के लिए टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं, टेल टू टेल कनेक्ट करना चाहिए। जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास ना दो वेक्टर हैं, हमेशा जो है ना शॉर्टेस्ट एंगल लिया जाता है, शॉर्टेस्ट एंगल। दो वेक्टर के बीच में कभी आपको एंगल बताना है तो कैसा एंगल लोगे, शॉर्टेस्ट एंगल। जैसे मान के चलो दो लाइन के बीच में एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है और 120 भी, तो आप कौन सा एंगल बताएंगे, 30 डिग्री, शॉर्टेस्ट एंगल। देखिए शॉर्टेस्ट एंगल बताया जाता है। नाउ जैसे मान के चलो ये दो लाइन की अगर मैं बात करूं तो आप ये दो लाइन को देखेंगे, दो वेक्टर मैं बोलूंगा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो आप अगर इसको देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री। लेकिन अगर आप 120 डिग्री बताएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में हमेशा शॉर्टेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल बताया जाता है। तो 30 डिग्री ये दो वेक्टर के बीच का एंगल ढूंढना है, समझे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों वेक्टर को, देखो क्या बोला कि एंगल बताने के लिए हमेशा वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों वेक्टर की टेल से टेल कनेक्ट होनी चाहिए। और टेल से टेल कब कनेक्ट हो पाएगी, कि जब हम किसी भी वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसका दें। जैसे मान के चलो ये जो वेक्टर है ना, ये कुछ इस तरीके से है, ये ऊपर से कितना बन रहा है, ये वेक्टर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये देखो, ठीक। ये वेट थोड़ा सा यहां देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये क्या है, ये बी वेक्टर है। नाउ अभी अगर मैं इस ए वेक्टर को चाहूं तो इस ए वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूं, ये देखो इस तरीके से, ये ए वेक्टर, ठीक। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। तो अगर मैं इस ए वेक्टर को आगे खिसका दूंगा तो ये वेक्टर जो है ये यहां पहुंच जाएगा। देखो जरा, ये ए वेक्टर कहां पहुंच जाएगा, ये ए वेक्टर शिफ्ट होके आगे पहुंच जाएगा। अभी क्या होगा, अभी ऐसा होगा कि भाई देखो, अब इन दोनों की टेल टू टेल कनेक्ट हो गई ना, तो अब मैं इनके बीच में एंगल बता सकता हूं। कितना एंगल हो जाएगा इनके बीच में, अब इनके बीच में एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 होता है ना। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आपने कैसे बता पाया, क्योंकि आपने वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, आपने इस वेक्टर को डायरेक्शन बदले बिना इसको शिफ्ट कर दिया और टेल टू टेल कनेक्ट कर दिया, तो आपने दो वेक्टर के बीच का एंगल बता दिया। तो अभी वेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर जो होता है दैट इज यूनिट वेक्टर, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरी बाइक 50 मीटर पर सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है, मान के चलो मेरी बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है, ठीक। लेकिन मुझे ये नहीं पता कहां जा रही है। लेकिन अगर मैं इसमें डायरेक्शन देना चाहता हूं तो मैं बताऊंगा कि मेरी बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और अगर मुझे डायरेक्शन बताना है तो मैं इसको लिख सकता हूं आई कैप।
आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस में जा रही है। मेरी बाइक अगर जेड एक्सिस में जा रही है तो मैं इसको लिखूंगा 50 किलोमीटर पर आवर के कैप। क्या लिखूंगा? के कैप। ठीक, के कैप। अगर y एक्सिस में जा रही है तो मैं इसको लिखूंगा j कैप। लेकिन अगर दोनों एक्सिस में जा रही है तो जैसे मान के चलो कि भाई x में भी और y में भी है तो मैं इसको i और j दोनों के फॉर्म में लिखूंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। कैसे लिखेंगे बताऊंगा। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के काम में आता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। अगर हम बात करें कि इसका नाम यूनिट वेक्टर क्यों है तो भाई यूनिट का मतलब होता है वेक्टर whose magnitude is unit। यूनिट का मतलब होता है 1। तो जिस वेक्टर की वैल्यू सिर्फ 1 होती है उस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू 1 इसीलिए है क्योंकि इसका काम वैल्यू बदलना नहीं है, इसका काम डायरेक्शन बताना है। क्लियर है नाउ। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है दैट इज ए कैप। मतलब किसी के ऊपर भी आप इस तरह से कैप लगा देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये क्या होता है भाई? मतलब ए वेक्टर और नीचे उसकी वैल्यू, मतलब ऊपर वेक्टर नीचे उसकी वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। तो कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो। सिंपल अगर लिखा है तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड ही है। चलिए तो फॉर्मूला हो गया। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो निकालना तो आना चाहिए, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखा देंगे। एक फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और याद रखिए यहां पर जो एक्स की वैल्यू ब्रैकेट में लेनी है ताकि जो माइनस या प्लस साइन होगा वो भी क्या हो जाएगा? उसका भी स्क्वायर। तो मैं आपको एक चीज बता दूं छोटी सी बात कि मैग्नीट्यूड में कभी माइनस नहीं होगा, क्योंकि कभी माइनस नहीं होगा। मैं इसको लिख देता हूं माइनस, नेगेटिव की जगह मैं लिख देता हूं माइनस नहीं होगा। मतलब कभी कभी आपको लगे कि सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना, माइनस नहीं होगा। क्लियर है? चलिए क्लियर हो रहा है ना। तो कभी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बनाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट के अंदर, कैसे मैं आपको जो है क्वेश्चन करके बता दूंगा ना। तो मान के चलिए कि अगर आप एक्स एक्सिस में जाते हैं तो एक्स एक्सिस के लिए एक वेक्टर बनाया गया यूनिट वेक्टर जिसका नाम है आई कैप। ठीक, y एक्सिस में जा रहे हो तो यूनिट वेक्टर बता दिया गया कि y एक्सिस वाला जो यूनिट वेक्टर है इसका नाम है j कैप और z एक्सिस वाला जो यूनिट वेक्टर उसका नाम है k कैप। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जो है x एक्सिस में हो, थोड़ा सा y एक्सिस में हो, तो हो सकता है आप इसको तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3i कैप प्लस 4j कैप या 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक, अगर आप 3 डायमेंशन में हो तो आप के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? वैल्यू बता देते हैं, मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो अभी यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाएगा कि इफ ए वेक्टर की वैल्यू इतनी है, बी वेक्टर की वैल्यू इतनी है, तो फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना है तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं? दो वेक्टर को ऐड करने के लिए आप सिर्फ आई की वैल्यू को आई से जोड़ते हैं, जे को जे से, के को के से। ना हो तो देखो जरा यहां पर अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालता हूं तो ये कितना आ जाएगा? थोड़ा सा जो है लाइट पेन हम लेंगे ना। अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहां पे ऐड करता हूं तो आप आई को आई से जोड़ो तो कितना आ गया? 2i प्लस 3i, तो ये 2i प्लस 1i 3i, 3 माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस का, या देखो ये हो जाएगा प्लस का जे कैप। ठीक, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? चलो मैं यहां पर थोड़ा चेंज करता हूं, और इसको लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं माइनस का 3j और ये हो जाएगा प्लस का 2j। चलिए तो अभी क्या होगा ना कि एक माइनस की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और अगर माइनस की वैल्यू मिलेगी तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो जरा 3 माइनस 3 प्लस 2 तो ये माइनस का j कैप, कितना j कैप? 1j कैप। चलिए और इसके बाद यहां पे प्लस का 5j कैप, 5k कैप हो जाएगा। नाउ अभी आपको क्या निकालना है? फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां फॉर्मूला से बनाएंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर। तो कैसे लिखोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां पे आपको ऐसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है, समझे। नाउ अभी देखो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, ये 3i कैप माइनस 1j कैप प्लस 5k कैप। अब अगर मुझे यहां पे मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालूंगा, देखो जरा, तो ये मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन कर लूं तो ये ऐसे हो जाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे, देखो जरा, क्या फॉर्मूला बताया था, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये एक्स की वैल्यू क्या है, ये देखो ये है एक्स। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, ये y है, और ये क्या है, ये z है। नाउ तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर करेंगे भाई देखो 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे ना ये माइनस साइन, ये नहीं कि बोला माइनस है तो सबट्रैक्ट कर दें, तो ये मैं बता रहा था आपको कि यहां पे -1 का स्क्वायर चलिए प्लस, और यहां पे 5 का स्क्वायर चलिए, तो कितना हो जाएगा, ये 25 और 9, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 26 और ये 35। तो ये कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये निकल के आ गया √35। √35 का मतलब होता है अप्रॉक्स ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5.9। ठीक, चलिए, तो बस अब आप क्या करेंगे, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं अप्रॉक्स 5.9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/5.9 और ये आपका आई कैप माइनस 1/5.9 सेपरेट कर सकते हैं, और ये आपका जे कैप प्लस 5/5.9 ये हो जाएगा आपका के कैप, या फिर आप चाहें तो यहीं तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। नाउ अभी हम आ जाते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही ज्यादा जरूरी से कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इसको समझ लो। देखो, रिजोल्व का मतलब होता है उसको टुकड़े करना, कंपोनेंट ब्रेक करना। जैसे कि मान के चलो कि मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरा हाथ ये ऐसे जा रहा है, बताना ये वेलोसिटी। देखो मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई भी वेक्टर किसी एंगल पे होता है, क्या, जब कोई वेक्टर किसी एंगल पे होता है तो उस वेक्टर के हमें दो कंपोनेंट करने होते हैं। वो दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे होते हैं। बात समझना, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये मेरे हाथ की वेलोसिटी कहां है, देख के बताओ, ये मेरा हाथ कहां जा रहा है, बताओ। तो आप देखेंगे कि ये मेरा जो हाथ है ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। दैट मींस अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करता हूं तो इसकी वेलोसिटी ये कहां है, ये आगे भी है और ऊपर भी है। तो आपने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया कि नहीं किया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो व्हेन वेक्टर इज इंक्लाइंड एट सम एंगल, बोला जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पर इंक्लाइंड होता है, तिरछा होता है, तो हम इस वेक्टर को कंपोनेंट्स, मतलब दो टुकड़ों में ब्रेक करते हैं। और ये कंपोनेंट कैसे होते हैं, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, है ना। ये कंपोनेंट कितने होते हैं, ये 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखो, ये एक बॉडी है और इस बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड है। तो आप ये देखेंगे ये कहां जाएगी, ये इस तरह से जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये इस साइड भी जा रही है, ये इस साइड भी जा रही है और ये इस साइड भी जा रही है। तो हमें यह समझना होता है कि अगर ये ऐसे जा रही है तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये आगे किस स्पीड से बढ़ रही है और ऊपर किस स्पीड से जा रही है। तो हमें ऐसा करने के लिए यहां पर इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। तो भाई वो पार्ट जिसके साथ एंगल दिखाया जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं cos थीटा वाला पार्ट। तो मैं इसको बोलूंगा 10 cos 30, और अगर मुझे वर्टिकल में वेलोसिटी निकालनी है तो इसको बोलूंगा 10 sin 30। तो एंगल के साथ cos थीटा, और विदाउट क्या आ जाएगा, विदाउट एंगल के साथ हो जाएगा sin थीटा। ठीक, तो 10 cos 30 अगर मैं निकालूंगा, 10 यहां पे 60 मत ले लेना, एंगल हमेशा 30 डिग्री ही चलेगा। ठीक, नाउ तो 10 मतलब थीटा ही चलेगा। ये 10 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहां पे ये आ जाएगा 5√3। 5√3 मतलब होता है 17, मतलब ये अप्रॉक्स आपका 8.5 मीटर पर सेकंड, 8.5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ेगी। और अगर हम यहां पे निकालें 10 sin 30 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपके पास,
ये हो जाएगी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ गए कि रिजॉल्व करने से क्या पता पड़ता है, रिजॉल्व करने से हमें पता पड़ता है कि ये हॉरिजॉन्टल में कितना है और वर्टिकल में कितना है। यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान के चलो मेरे पास ये एक बॉडी है, अब इस बॉडी को इस तरह से खींचा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे नीचे की साइड, ठीक। तो अगर ये बॉडी नीचे की साइड जाएगी, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो हमें ये पता करना है कि भाई जब इस बॉडी को इस तरीके से खींचा जा रहा है तो हमें यह पता करना है कि भाई नीचे कितना फोर्स लग रहा है और आगे कितना फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको फिर से रिजॉल्व करूंगा। तो देखो ये कहां है, ये नीचे भी है और आगे भी है। ये कहां है, ये नीचे भी जा रहा है, मेरा हाथ कहां जा रहा है, नीचे भी और आगे भी। तो आप देखेंगे कि भाई इसके दो कंपोनेंट हो गए। ये देखो एक 100 एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है ना, तो इस बार वर्टिकल वाले को मैं लूंगा cos थीटा। चलिए, और आगे भी जा रहा है तो इस साइड कंपोनेंट, तो इस साइड क्या लूंगा, यहां पे एंगल शो नहीं है तो यहां पे लूंगा 100 sin 45। तो आप ये देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 100 sin 45 की वैल्यू 1/√2 और यहां पे भी cos 45 की वैल्यू 1/√2। चलिए, तो आप ये देखेंगे कि ये इस पे आगे की साइड 100/√2 न्यूटन का फोर्स लगा और नीचे की साइड में 100/√2 न्यूटन का फोर्स लगा। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करने को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझ में आया? इससे हमें यह पता पड़ता है कि वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे आ जाते हैं। याद रखिए कि इस चैप्टर का सबसे जबरदस्त टॉपिक, बोला सर क्या बात कर रहे हो, बोला सारी जबरदस्त है, सारी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस चैप्टर में स्लाइड में सब कुछ हम इंपॉर्टेंट ही तो कवर कर रहे हैं, तो आप कुछ उसके पर नहीं कर सकते। हाँ चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो उसका मतलब होता है वेक्टर्स का, किसका, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। बोला सर इस पे इतना जोर क्यों, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है भैया। इसका मतलब यह हुआ कि एक वेक्टर का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर से होता है, समझे, मतलब कोई और क्वांटिटी नहीं। एक वेक्टर का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर से जब होता है तो रिजल्ट मतलब आंसर भी आएगा। अब आंसर जो है वो आपका स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो सुनिए जरा, तो कहानी कुछ ये कहती है कि अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर स्केलर आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन यदि दो वेक्टर्स का इनटू या मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी वेक्टर आए तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझे? अगर हम वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें और अगर आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी आती है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर आंसर वेक्टर आता है तो हम ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको यहां पे एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान के चलो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स क्या होती है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इन दोनों का जो आंसर है वो वर्क आता है। हाँ, लेकिन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बोला वर्क 200 जूल वर्क कर दिया तो डायरेक्शन पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, आप यहां से गए बोला ज्यादा, यहां से गए कम, नहीं, वर्क के बाद डायरेक्शन नहीं होती। तो आप ये देखेंगे कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर स्केलर आ रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलो कि पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, या ऐसा बोलूं कि फोर्स का इंटू वेलोसिटी से करने पर आंसर आता है पावर। फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर हैं और जो पावर है वो स्केलर है। तो आंसर जब स्केलर आ रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। जबकि मैं यहां पर बताऊं कि फोर्स का इंटू अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से करता हूं, तो फोर्स का इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करता हूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं आर वेक्टर क्रॉस। ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर वेक्टर दिखाता हूं और ये हो जाता है एफ वेक्टर। तो यहां पे आंसर आता है टॉर्क। टॉर्क भी होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिखता हूं टाउ वेक्टर। दैट मींस दो वेक्टर का इंटू करने पे तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर आती है तो मैं इसको बोलता हूं कि भाई कैसा प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट है। एक्चुअल में टॉर्क का सही तरीके से लिखने का जो मेथड होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक, नाउ आगे बढ़ जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम की हम बात करेंगे तो यहां पे भी कुछ ऐसा है कि भाई देखो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। दैट मींस अगर मैं क्या करूं कि भाई एक वेक्टर का इंटू दूसरे वेक्टर से करने पे आंसर
अगर वेक्टर आता है तो ये आपका कैसा बोला, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। यहां पर मैं आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहूंगा कि भाई याद रखिए हमेशा कि आप जो है ए वेक्टर को, किसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बदल के लिखना चाहें तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बदल के लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, आपको यहां पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। बात क्लियर हुई ना, आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, तो देखिए जरा, तो अभी हम बात करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट करते कैसे हैं। ठीक, तो आपको यहां पर कुछ बेसिक रूल याद रखने हैं स्केलर प्रोडक्ट के। रूल ये कहता है कि कभी भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ओपन करें तो ये हमेशा क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। क्या होगा, हमेशा ए बी कॉस थीटा। टेक नाउ, और जैसे तीन आपके यूनिट वेक्टर हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, तो आई का इंटू आई से करने पे जे का इंटू, देखो एक्चुअल में आपको बताऊं कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ना वो पैरेलल कंपोनेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, पैरेलल कंपोनेंट के लिए होता है। ठीक, चलिए, तो स्केलर प्रोडक्ट में थीटा की वैल्यू ना, थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो अगर cos थीटा की वैल्यू 0 करूंगा ना, cos 0, तो आंसर आएगा 1। तो अगर मैं यहां पे करूंगा आई कैप डॉट आई कैप तो ये हो जाएगा आई कैप cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या, cos 0। बताया ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओपन करने पे आता है ए बी cos थीटा, तो आई कैप डॉट आई कैप का ओपन करने पे आएगा आई cos 0, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1। अब आप जानते हो आई क्या है, आई का यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1 यूनिट वैल्यू, तो ये आंसर आ गया 1। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप होता है 1, के कैप डॉट के कैप होता है 1, बाकी सब होता है 0। जैसे मान के चलो आपने आई का इंटू जे के साथ कर दिया तो ये हो जाएगा आई जे कॉस। अब देखो आई ऐसे है, जे ऐसे है, ये ऐसे है कि नहीं, ये आई कैप जे कैप, तो इनके बीच में कितना एंगल, वो 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे भाई रीजन हर चीज का है, लेकिन हम जो है स्वीटेस्ट तरीके से तो करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन अब तो आपको पता पड़ी गई नहीं सारी बातें। तो देखो आई का इंटू आई से, जे का इंटू जे से, के का इंटू के से होगा तो आंसर 1 आएगा, बाकी सब में आ जाएगा 0। जैसा आई का जे से हुआ तो आंसर 0, जे का के से हुआ तो आंसर 0, के का जे से हुआ डॉट तो आंसर 0। बात समझ में आई। तो देखो स्केलर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ओपन करने पे आता है ए बी कॉस थीटा, कहीं भी ए बी कॉस थीटा लिखा हो तो आंसर हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप होता है 1। अब देखो यह हमेशा याद रखिए कि स्केलर प्रोडक्ट में, हमेशा स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप आई का इंटू आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ करेंगे। तो अगर आपको दे दिया कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो आप इनका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल के दिखाइए। तो क्या करेंगे भाई, 2 का इंटू उससे तो 2 5 जा 10, आई का इंटू आई से तो 1 होता है हमेशा। ठीक, चलिए प्लस, यहां पे देखो ये माइनस का आ जाएगा, देखो 3 का इंटू 3 से 3 3 जा 9, माइनस साइन लगाया तो लगा दिया। 4 का इंटू 2 से तो 4 2 जा 8, ये प्लस साइन लगाया तो लगा दिया। तो आंसर कितना आया, 18 माइनस 9, तो आ गया आंसर 9। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया, 9। क्लियर है बात इतनी। चलिए, तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा और इसको समझेंगे कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल में करते कैसे हैं। तो देखो कहानी सिंपल सी है कि जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ओपन करने पे आंसर आ रहा था ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही ए वेक्टर डॉट मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ओपन करने पे आंसर आता है ए बी साइन थीटा, और ये हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए होता है, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट है। नाउ आगे बढ़ जाएंगे और यहां पे देखो कभी भी आई क्रॉस जे करना है, क्या करना है, आई क्रॉस जे। देखो इसमें एक चक्की चलती है ऐसी, देखो फॉर्मूला रूल वही होता है कि ए बी साइन थीटा, तो थीटा के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। चलिए नाउ, तो देखो कुछ नहीं, बस आप सिंपल सी बात याद रखो कि आई डॉट आई करने पे आंसर आया था 1। इसी तरह से यहां पे क्या होता है कि अगर मैं आई डॉट आई क्रॉस आई करूंगा, देखना आई क्रॉस आई करूंगा तो ये आ जाएगा आई कैप का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी ओपन करने में साइन थीटा आता है, और आई ये आई और दूसरी आई भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आई क्रॉस आई इंटू आई स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 होता है, साइन 0 होता है 0। तो आई क्रॉस आई करूंगा या जे क्रॉस जे करूंगा या के क्रॉस के करूंगा तो आंसर आ जाएगा 0। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आई क्रॉस आई करने पर आंसर 0, जे क्रॉस जे करने पर 0, के क्रॉस के करने पर 0। नाउ तो अभी इसको याद रखो कि भाई देखो इसमें आई क्रॉस जे अगर करूंगा तो क्या होगा, चक्की चलेगी ऐसे क्लॉकवाइज। तो अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो प्लस आएगा,
क्लॉकवाइज जाने पे पॉजिटिव आएगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो नेगेटिव आएगा। जैसे अगर आप i का इंटू जे से करते हो तो तीसरा क्या बचा k, तो i क्रॉस j क्या हो गया k। अगर आप j का इंटू k से करते हो तो तीसरा क्या बचा i, तो इसका आंसर हो गया j क्रॉस k मतलब i। अगर आप k का इंटू i से करते हो तो क्या आ जाएगा j, k का इंटू अगर आप i से करोगे तो क्या बचेगा j, तो ये लिख दिया। लेकिन अगर आप ऐसा चलोगे, उल्टा चलोगे, मतलब i j और ये k, अब आप चल रहे हो ऐसे तो i का इंटू k से, मतलब अब आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो i का इंटू k से किया तो क्या बच रहा है j, तो i का इंटू k से किया तो j बचा। लेकिन उल्टे चले हो ना एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस में ले लेना। k का इंटू j से किया तो क्या बचा i, तो आंसर आएगा i। लेकिन क्योंकि आप उल्टे चले हो तो माइनस में आएगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी होती है। चलिए अब ये कैसे कैसे इनका यूज होगा ये मैं आपको समझाया। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट करने को मिलेगा। ये आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल है। देखो कैसे करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और हाँ इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो तो कभी आपको जैसे ये एक की वैल्यू दे दी और ये बी की वैल्यू दी, अगर आपको इन दोनों वैल्यू का इंटू करना है तो क्या करेंगे कि आप इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। ये देखो पहले आपने आई जे के लिख लिया और आई के नीचे आई की वैल्यू 2 और 3, जे के नीचे जे की वैल्यू, के नीचे के की वैल्यू। तो ये यहां पे के की वैल्यू 4 और यहां पे के की वैल्यू है -2। इन दोनों का आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले ब्रैकेट के साथ i का इंटू कर दो, दूसरे ब्रैकेट के साथ j का इंटू कर दो, तीसरे ब्रैकेट के साथ k का इंटू कर दो। ठीक, यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, समझे। और इन सब के अंदर क्या चलेगा माइनस माइनस माइनस। करते कैसे हैं तो मतलब ये समझ गए, पहला ब्रैकेट i कैप, दूसरा ब्रैकेट j कैप, तीसरा ब्रैकेट k कैप। पहले ब्रैकेट के आगे प्लस, दूसरे के आगे माइनस, तीसरे के आगे प्लस, और इन सब के बीच में क्या होने वाला है माइनस माइनस माइनस। नाउ अभी होता क्या है देखो जरा, जैसे अगर मुझे i की वैल्यू निकालनी है i कैप के लिए तो मैं क्या करूंगा ना कि मैं यहां पर ऐसा करूंगा कि i को छुपा लूंगा और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, पहले लेफ्ट में फिर राइट में। तो 2 3 जा 6, ठीक, और उसके बाद यहां देखो, यहां देखो 2 3 जा 6 और इसके बाद 6 4 जा 24। अब इसके बाद j की बात करूं, किसकी j की बात करूंगा। तो देखो यहां पर क्या करना है कि j के लिए पहले तो माइनस लगाना है, तो पहले मैं j को छुपा लिया। अब इसके बाद -2 का इंटू -2 से तो ये माइनस का 4। अब इसके बाद ये 3 का इंटू 4 से तो ये 12। ठीक, नाउ अभी जब बात करूंगा k की तो k को छुपा लूंगा, ये देखो अब किसका 6 का इंटू 2 से तो 12। ठीक, मैं साइड हो जा रहा हूं अभी, और -3 का इंटू 3 से तो 9, बस बन गई। अब ये बन गई। अब क्या करना है ये देखो, ये आपको यहां पे मिल गया -18 i कैप। चलिए, और यहां पे ये माइनस का 16 तो मतलब प्लस का 16 j कैप हो जाएगा। चलिए, और यहां पे हो जाएगा प्लस का 3 k कैप। तो ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक, चलिए अब एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि देखो मैंने आपको इतना करा दिया, अब आपको ये होमवर्क मिल रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b वेक्टर। तो देखो आपको a क्रॉस b का आंसर क्या निकाला, मैंने ये निकाल दिया। तो अब आपको ना इसमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल के मुझे बतानी है। बताओगे, ये आपका होमवर्क है। मैं आपके लिए हिंट दे देता हूं आपको कि भाई यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा कि ऊपर लगेगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एज इट इज, और नीचे आएगा इस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में कैसे लिखना है, बोला सर हम i कैप की कैप कैसे लिखेंगे, तो i कैप को कमेंट में i लिख देना, j कैप को j लिख देना, k कैप को k लिख देना, बस इतना तो लिख ही सकते हैं ना अपन। तो आपका ये होमवर्क है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे तो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि भाई ये चीज आपके काम आ पाई है और मैं भी आपके काम आ पाया, ये मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो अपने कम से कम 4 से 10 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज आपका एक शेयर एक अच्छे काम के लिए कंट्रीब्यूशन होगा, और आपकी शेयर करने से वीडियो ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी, तो मुझे भी आपके लिए काम करने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइज। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइज।